वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो देखेंगे। यह है स्टीम इंजन। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें स्टीम इंजन बना हुआ है और इसके मुख्य मुख्य जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर यहाँ पर ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 1 नंबर, ये है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है? एक इंसुलेटेड वॉल्स वाला एक सिलेंड्रिकल शेल होती है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। दूसरा जो पार्ट है वो आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर कवर। तो सिलेंडर को जनरली ओपन ऊपर से ही किया जाता है, तो यहाँ एक बोल्ट लगा हुआ होता है जिसके द्वारा इसे ओपन कर सकते हैं। इसे कवर प्लेट भी बोल सकते हैं या सिलेंडर कवर। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है पिस्टन रॉड। ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक क्या है? पिस्टन रॉड है। इसके बाद थर्ड हो गया पिस्टन रॉड, फोर्थ हो गया पिस्टन। ये आप देख रहे हैं पिस्टन। पिस्टन में कुछ पिस्टन रिंग्स होती हैं जो प्रेशर को लीक होने से बचाती हैं, कुछ ऑयल सर्कुलेटिंग रिंग होती हैं इंजन में, लेकिन यहाँ स्टीम इंजन में ऑयल हम नहीं भरते हैं। ये एक डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है। ठीक है, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का मतलब है कि पिस्टन को आगे से भी धकाएंगे और पीछे से भी धकाएंगे, दोनों स्ट्रोक में हमें पावर मिलेगी। इसके बाद है क्रॉस हेड, 5th नंबर, ये आपको दिख रहा है क्रॉस हेड। क्रॉस हेड का काम यहाँ पर ये होता है कि ये जो गड्जियन पिन होती है जो यहाँ दिख रही है आपको, यदि हम एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन लेंगे तो ये कहाँ लगी होती है? पिस्टन के पास। लेकिन इसमें क्रॉस हेड अलग से बनाया जाता है ताकि यहाँ पर स्टीम का जो प्रेशर है वो पीछे से लीक ना हो, इसलिए ये सिर्फ ट्रांसवर्स मूवमेंट करती है। इसमें किसी भी प्रकार से दोलन या ऑसिलेशन नहीं होता है यहाँ तक। ये जो क्रॉस हेड होता है इसके बाद ये गड्जियन पिन लगाते हैं जिससे ये ऑसिलेशन करता है और इसे हम कहेंगे 8 नंबर पर कनेक्टिंग रॉड। इंजन में डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक पिस्टन रॉड होती है जो कि क्रॉस हेड के अंदर मूव करती है। ठीक है, अगला है पिस्टन रिंग, 6 नंबर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद है स्टफिंग बॉक्स, 7 नंबर, स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो स्टीम के लीकेज को होने से बचा सके। ठीक है, तो ये पूरा स्टफिंग बॉक्स है। इसकी डिज़ाइन भी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हम इसकी ड्राइंग भी बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड ग्लैंड, तो ये जो ऊपर से कवर ढक्कन की तरह दिख रहा है ये वाला पोर्शन कहलाता है ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग हो जाती है। इसके बाद 8 नंबर कनेक्टिंग रॉड, ये दिख रही है आपको। इसके बाद क्रैंक पिन। क्रैंक कहाँ पर है? देखिए, ये है क्रैंक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है जो यू आकार में आपको दिख रहा है ये है क्रैंक। ठीक है, इसके बाद एक क्रैंक शाफ्ट, जिसके ऊपर क्रैंक माउंटेड है वो है क्रैंक शाफ्ट। मेन शाफ्ट जो इंजन की होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा बीच में पोर्शन क्योंकि ये क्या है? क्रैंक है। ठीक है, इसके बाद है मेन बियरिंग, ये है 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये और ये। ठीक है, ये दोनों साइड रहती हैं। ये क्या है? इसकी मेन बियरिंग्स हैं। इसके बाद है 13 नंबर पर फ्लाई व्हील, ये आप देख सकते हैं। फ्लाई व्हील सभी ने जो पानी वाला इंजन होता है उसमें देखा होगा, और व्हीकल्स में जनरली क्लच प्लेट को ही इतना हैवी बनाया जाता है कि वो दोनों काम कर सके, इंगेज और डिसंगेजमेंट के साथ साथ फ्लाई व्हील का भी काम करें। तो इस इंजन में आपको अलग से फ्लाई व्हील दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पावर है उसे स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्लो स्पीड इंजन होते हैं। जो स्टीम इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम वाले इंजन्स नहीं होते हैं। इनमें जो पिस्टन ट्रैवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसा कि डीजल इंजन में होता है। डीजल इंजन भी आप जानते हैं हाई स्पीड इंजन नहीं होते हैं। हाई स्पीड इंजन कौन से होते हैं? पेट्रोल इंजन। ठीक है, इसके बाद है पुली, 14 नंबर।
ये देखिए ये पुली, तो इस पुली का काम, इसके ऊपर बेल्ट लगाकर कभी कभी स्टार्टिंग के लिए और दूसरी चीज़ें चलाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये इसका आउटपुट है, ठीक है। इसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है पुली के द्वारा, जो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। इसके बाद है स्टीम चेस्ट। ये वाला जो सिलेंडर के बाजू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टीम चेस्ट। इसके ऊपर ही स्टीम के इनलेट और आउटलेट दिखेंगे आपको, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, वो है 16th पॉइंट डी स्लाइड वाल्व। मैं कहूँगा कि ये जो डी स्लाइड वाल्व वाला अरेंजमेंट है या मैकेनिज़्म है, यही डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाल्व जो होता है ये स्लाइड होता है और इन पोर्ट्स को ओपन करने में मदद करता है। अब डी स्लाइड वाल्व में तो डी तो ये हो गया, इसको स्लाइड करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ये 17 नंबर क्या हो जाएगी, एक प्रकार की रॉड, जिसे हम कहेंगे डी स्लाइड वाल्व रॉड, ठीक है। अब डी स्लाइड वाल्व रॉड को किससे कनेक्ट किया गया है, इसेंट्रिक से। इसेंट्रिक जनरली क्या होता है, यदि हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके सेंटर से उसे घुमाते हैं, तो जैसे सभी गाड़ियों के पहिए घूमते हैं, वो क्या हो जाता है, सेंट्रिक, है ना, अच्छा एक रोटेशन बनता है। यदि मैं सेंटर को इधर से इधर कर दूं, तो इसका रोटेशन का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये अनबैलेंस्ड पोर्शन जिसमें सेंटर अपनी जगह से खिसका हुआ रहता है, हटा हुआ रहता है, तो ये बन जाता है इसेंट्रिक। आप जनरली भाषा में, मूवीज़ में भी बात करते टाइम इस्तेमाल करते हैं कि हट गई है क्या तेरी, या दिमाग सरक गया है क्या। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है इसेंट्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसेंट्रिक माइंडेड या इसेंट्रिक पीपल। तो वो जिनका सेंटर में या पॉइंट पर फोकस नहीं रहता है, दिमाग सही नहीं रहता है, तो ये हो जाता है इसेंट्रिक, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे। इसेंट्रिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डी स्लाइड वाल्व एंड ऑल्सो फॉर द होल स्टीम इंजन। तो ये स्टीम इंजन का इसेंट्रिक हो गया। इसके बाद 18 के बाद है 19th आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये डी स्लाइड वाल्व किन्हें ओपन और क्लोज करने वाला है, इन पोर्ट्स को, ठीक है। 19th पॉइंट क्या है अपना, स्टीम पोर्ट्स, ठीक है। तो यही स्टीम पोर्ट्स एक टाइम पर इनलेट का काम करते हैं और दूसरे टाइम पर आउटलेट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये एग्जॉस्ट वाला मैनिफोल्ड है। जब एक से अंदर की ओर स्टीम आ रही होती है, तो दूसरे वाले से ये एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू स्टीम बाहर निकलती जाती है, ठीक है। इसके बाद है एग्जॉस्ट पाइप। ये जो एग्जॉस्ट पाइप है, इसी के बारे में मैं बता रहा था। ये 19 कंपोनेंट आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब ऐसा का ऐसा डायग्राम बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसे याद रखना कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। मैक्सिमम 90% कंपोनेंट्स तो आपको एज इंजन के बारे में याद रखने पर याद आ जाएंगे। और स्टीम इंजन में क्या खास चीज़ें होती है, जैसे स्टफिंग बॉक्स, डी स्लाइड वॉल, इसेंट्रिक, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके लिए याद रखनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो अब मैं बताता हूँ हमने कौन सा वाला इंजन बनाया है। ये है स्टीम इंजन। हम अभी 42nd स्लाइड पढ़ रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में स्टीम इंजन चैप्टर की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम यहाँ पर एक प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं कि हमने 19 पार्ट्स देखे थे उस डायग्राम में, और ये आपकी हिंदी वाली बुक का डायग्राम है। इसमें वो 19 पार्ट कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, हम उनके नाम लिखते जाएंगे और चेक करेंगे कि हमें कितने याद है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो मैंने बताया था आपको, सिलेंडर। तो इसमें देखिए वर्टिकल सिलेंडर है, तो यहाँ जो सिलेंडर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये सिलेंडर का कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ से ये पूरा जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये हो गया आपका सिलेंडर कंपार्टमेंट, ठीक है। इधर साइड कवर प्लेट रहती है और यहाँ एक बोल्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और बाकी इंसुलेटेड वॉल्स हैं। तो पहला हमने जो पॉइंट है वो लोकेट कर लिया, क्या, सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, सिलेंडर। दूसरा पॉइंट,
दूसरी चीज़ है सिलेंडर में ही यदि हम देखें तो सिलेंडर में हमें पोर्ट दिख रहे हैं जो कि उधर लास्ट में थे, हमने यहाँ पर पहले देख लिया। ठीक है, तो ये हो गए पोर्ट्स, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक एग्जॉस्ट पोर्ट भी है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक एग्जॉस्ट पोर्ट है क्योंकि इस डायग्राम में नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एग्जॉस्ट पोर्ट। थर्ड, अब हम देखते हैं, थर्ड है टी स्लाइड वाल्व, यही हमें दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, डी स्लाइड वाल्व। इसके बाद हम देखेंगे सिलेंडर के अंदर कौन सी चीज़ रह गई है, पिस्टन। तो ये हो गए फोर्थ नंबर हमारा पिस्टन। ठीक है, पिस्टन में क्या क्या है, पिस्टन रॉड है, तो ये हमारी क्या है, पिस्टन रॉड, पाँचवा नंबर हो गया। इसके बाद ग्लैंड, ग्लैंड मैंने आपको बताया था, ये जो पोर्शन रहता है इतना जो इसे पैक करता है, ये क्या कहलाता है, ग्लैंड। तो इसे हमने नंबर दे देंगे 6। इसके बाद है क्रॉस हेड ग्लाइड या गाइड। क्रॉस हेड वाला जो पोर्शन है, मैंने बताया था आपको, ये जो पिस्टन रॉड रहती है यहाँ पर सीधे ट्रांसवर्स मूवमेंट करती है, केवल टू एंड फ्रो मोशन करती है ना। तो ये टू एंड फ्रो या रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, जिससे ऑसिलेटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ से ये क्रॉस हेड। ठीक है, तो क्रॉस हेड में ये जो जुड़ी हुई चीज़ है ना, तो ये क्या कहलाती है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है, क्रॉस हेड। तो हम पहले क्रॉस हेड गाइड का नंबर दे देते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस हेड गाइड, ये 7। ये जो आगे बना हुआ है ये क्रॉस हेड को गाइड करता है, इसके हिसाब से जो चलता है। इसके बाद गर्जियन पिन मैंने बताई थी, तो गर्जियन पिन यहाँ ना होकर कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो ये 8 नंबर हमारा हो गया गर्जियन पिन। क्रॉस हेड वाला पोर्शन, ये पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा क्रॉस हेड का बॉक्स है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं 8 नंबर क्रॉस हेड, और नहीं 9 नंबर क्रॉस हेड। इसके बाद हो जाएगा स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स में आपको आ जाएगा ये जो पोर्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, जो इसे लीकेज को रोकने की के लिए काम आएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टफिंग बॉक्स। ये क्या है, 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर से है और एक प्लेट उसके ऊपर है, इन्हें बोल्ट के द्वारा कसा गया है। ठीक है, ये इंजन काफ़ी बड़ा होता है, कोई छोटा इंजन नहीं होता है। जब हम इसे एक्चुअल इंडस्ट्रियल यूज़ में लेते हैं तो ये काफ़ी बड़ा इंजन होता है। आजकल इसके छोटे छोटे मॉडल इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, और इवन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। कॉलेज में इसके छोटे मॉडल भी रहते हैं, आप बना भी सकते हैं। तो ये वो है, स्टफिंग बॉक्स हो गया 10 नंबर। इसके बाद है स्टीम चेस्ट। मैंने बताया था ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्टीम चेस्ट कहलाता है, जिसके अंदर जो डी स्लाइड वॉल्व है वो मूवमेंट करता है। तो ये स्टीम चेस्ट इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इसमें भी काफ़ी अधिक प्रेशर जो है बना रहता है। ठीक है, जैसे चेस्ट, हमारी छाती में हम ब्रीथ करते हैं, है ना, सांस लेते हैं इन एंड आउट, तो ये उसी स्टीम चेस्ट के हिसाब से इसका नाम रखा गया है पहले। इसके बाद है, इसमें हमने 12 नंबर लिया है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लाई व्हील। ठीक है, और क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्रैंक। क्रैंक मैंने बताया था आपको, जो पोर्शन रहता है ऑसिलेटरी मूवमेंट और रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करना, रेसिप्रोकेटिंग जो मूवमेंट है उसके लिए क्रैंक की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये है आपकी क्रैंक, ये हो गया 13 नंबर क्रैंक। उसके बाद है हमारे पास इसेंट्रिक रॉड। ये मैंने बताया था ये इसेंट्रिक है, तो इसेंट्रिक रॉड कौन सी वाली है, ये इसेंट्रिक रॉड 14 नंबर। इसके बाद हो गई कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड कौन सी है, ये वाली है, इसको हमने नंबर दे दिया, ये इसेंट्रिक है 15 नंबर। ये देखिए इसमें सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता, ये पूरा इसेंट्रिक है, सर्कुलर पोर्शन है। मान लीजिए ऐसा सर्कुलर पोर्शन है, यदि मैं इसका सेंटर यहाँ बीच में बनाऊँ तो ये अच्छे से घूमेगा इस प्रकार से, लेकिन मैं इसका सेंटर इधर कर दूँ तो ये कैसा घूमेगा, ऐसा दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से घूमेगा। तो ऐसा घूमने के लिए क्या होगा, फिर इस प्रकार से जब ये घूमेगा तो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जिससे कि ये देखिए इसेंट्रिक की गति कैसी होती है, ऐसी होती है। तो इसेंट्रिक जब इस प्रकार से घूमेगा तो ये जो इसेंट्रिक रॉड है इसको ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसेंट्रिक होती है, इसेंट्रिक रॉड होती है। ये 60 नंबर हमारी कनेक्टिंग रॉड हो गई। इसके बाद केस।
है ना, जो ये पूरा जिस में बंद है उसको हम, या जिसका ढांचा जो है उसको हम केस या फ्रेम बोल सकते हैं। पूरी 17 नंबर हो गया केस या फ्रेम का। इसके बाद है बियरिंग, बुश, है ना। तो बुश और बियरिंग, पहले इंजन में बियरिंग, रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, ये सब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। पहले केवल बुश बियरिंग का इस्तेमाल होता था। तो ये इस प्रकार की जॉर्नल बियरिंग आप जानते हैं, बुश बियरिंग, तो ये वो वाली बियरिंग उस टाइम पर यूज़ होती थी। तो 80 नंबर ये हो गया। उसके बाद है बेस, है ना। कोई भी चीज़ का बेस, फाउंडेशन, इतने हैवी इंजन का फाउंडेशन होना भी ज़रूरी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। इसको हम 19 नंबर दे देते हैं। इसके बाद है क्या रह गया, इम्पॉर्टेंट, शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था उस डायग्राम में, पुली लगी हुई थी। पुली से हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे बेल्ट लगाकर। तो ये हो जाएगा वो पुली वाला पोर्शन, यहाँ से हम पावर आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो ये जिस पर चढ़ा हुआ है फ्लाई व्हील से लेकर पुली तक, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट को हम नंबर, क्रैंक शाफ्ट को नंबर दे देते हैं 20। और एक चीज़ छोटी सी है, ये क्रैंक में जो पिन लगी होती है उसको कहते हैं क्रैंक पिन। तो ये हो जाएगा 21। इस प्रकार से किसी भी एक बुक में यदि आप देखेंगे तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह सकती हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। तो आपको सभी से देखकर बनाना है और ख़ुद भी बना कर देखिए। इस डायग्राम में केवल एक कमी जो रह गई है वो ये है कि इस इंजन की जो थोड़ी लंबाई है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इतनी सी नहीं होती है। इसका जो एक्चुअल डायग्राम यदि आप बुक में देखेंगे तो उसमें जो लंबाई है पूरे सिस्टम की, पूरे इंजन की, तो वो थोड़ी ज़्यादा है। तो भाप इंजन को यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि इसकी पिस्टन रॉड से भी ज़्यादा है। ऐसे ही इजेंट्रिक रॉड में भी बीच में एक कंपोनेंट है ये, जो इसे यहाँ पर इसका लीनियर मोशन होगा और यहाँ से इसे ऑसिलेटरी मोशन मिल जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर ऐड होती, तो वो भी हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टीम इंजन का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, थ्योरेटिकल है, थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसमें किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है या इसका जो हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम होता है वो क्या होता है, तो ये इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, द हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम फॉर ए स्टीम इंजन विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम इज शोन इन द फिगर। इसमें कोई भी क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, ये जो पिस्टन है ये ऊपर आकर पूरी तरह से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, स्टीम का एडमिशन होगा। तो ये 1 पॉइंट पर स्टार्ट हो रहा है स्टीम का एक्सपांशन। एक्सपांशन होने के बाद 2 से 3, उसके बाद एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद फिर वापस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइपोथेटिकल स्टीम, ये जो डायग्राम है ये बना हुआ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द स्टीम एट बॉयलर प्रेशर 1 P1 enters the cylinder at the stage 5 and steam supply is cut off at the stage 1 and it is known the cut off point। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्टीम का एडमिशन होता है और यहाँ पर स्टीम अंदर आना बंद हो जाती है, इसे स्टीम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, द एरिया 51B05, देखिए 51B05, ये जो एरिया रेक्टेंगुलर एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द स्टीम एंट्री इनटू द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो ये वर्क डन हो जाएगा स्टीम एडमिशन वाला। ठीक है, इसको यहाँ पर अलग से एक डायग्राम में भी दिखाया गया, एरिया 51B01। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया जो है ये स्टीम एडमिशन के टाइम पर किया गया वर्क हो जाएगा। अब आता है एक्सपांशन। द स्टीम एक्सपांड्स इन द सिलेंडर फ्रॉम स्टेट 1 टू द एंड ऑफ स्ट्रोक ऑफ द piston at state 2 and the expansion is hyperbolic. Area under the curve 1 to 2 represent the work done during the hyperbolic expansion as shown in the figure। तो ये hyperbolic expansion है, कर्व है हाइपरबोला। तो इस प्रकार से इसमें एक्सपांशन होता है और इसके दौरान किया गया कार्य इसके नीचे के एरिया से निकालेंगे। इसके नीचे का एरिया देखिए क्या है, 1 2 3 B1 या 1 2 3 AB1। ठीक है, ए को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस एरिया में इसमें एक्सपांसन द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। स्टीम रिलीज, द एग्जॉस्ट पोर ओपन एट द पॉइंट 2 एंड स्टीम इज रिलीज्ड एंड प्रेशर ड्रॉप सडनली फ्रॉम P2 टू द कंडेंसर प्रेशर PV कॉल्ड बैक प्रेशर।
द पॉइंट 2 इज नोन एज द पॉइंट ऑफ स्टीम रिलीज, द लाइन 2-3 रिप्रेजेंट द स्टीम रिलीज प्रोसेस। तो 2 से लेकर 3 तक की जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम रिलीज प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें स्टीम जो होती है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है, और पॉइंट 2 जो है वो क्या है, स्टीम रिलीज पॉइंट है। 1 था कट ऑफ पॉइंट, यहाँ पर स्टीम अंदर आना बंद हो जाती है, और जैसे ही 2 पर पहुँचती है स्टीम बाहर निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, अब एग्जॉस्ट जो है लास्ट प्रोसेस, लाइन 3 to 4 represent the exhaust of the steam into the condenser. The state 4 represent the piston position at the top dead center. Without clearance, the fresh steam enters the cylinder. The stage 5 for the next cycle. The area 340A3 340A3। तो ये वाला जो छोटा सा एरिया है नीचे का, वो वाला एरिया क्या कहलाता है, एग्जॉस्ट वाला। ठीक है, तो ये इसके नीचे का ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एक्सपांशन हो गया, स्टीम रिलीज हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 प्रोसेस होती हैं। तो ये चारों प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा थोड़ा समझना ज़रूरी था ताकि आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकें। और भी जो जनरल डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा जो पार्ट है वो किस मटेरियल का बना रहता है, तो जनरली वो सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। फ्रेम और जो उसका केस है, फाउंडेशन है, वो सब कास्ट आयरन के हो सकते हैं, है ना। इसके बाद फ्लाई व्हील जो है वो माइल्ड स्टील का हो सकता है, पुली माइल्ड स्टील की, हाई स्पीड स्टील की हो सकती है। इसके बाद जो यहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन को कास्ट भी कर सकते हैं, और इसकी पिस्टन रॉड वगैरह जो होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन और टेंशन सहन करती हैं, तो उसको फोर्ज्ड स्टील का बनाया जाता है। डी स्लाइड वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें किसी ना किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल से बनी होती हैं। ये जो ग्लाइड है ना, तो ग्लैंड है, ये पीतल या कांसे की भी बनी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से पहले सभी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके स्टीम इंजन, जो कि काफ़ी हैवी होता है, इसे बनाया जाता था। ठीक है, ये सारे पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं नीचे, आप चाहें तो एक बार और रिवीज कर सकते हैं। सिलेंडर, पोर्ट, डी स्लाइड वॉल्व, पिस्टन रॉड, ग्लैंड, क्रॉस हेड गाइड, गर्जियन पिन, क्रॉस हेड, स्टफिंग बॉक्स, स्टीम चेस्ट, फ्लाई व्हील, क्रैंक, इजेंट्रिक रॉड, इजेंट्रिक इटसेल्फ। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड, केस या फ्रेम, बुश बियरिंग, आधार, है ना, या बेस, फाउंडेशन बोल सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। आपको कम से कम 21 में से यदि 15 भी याद रहेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन यदि फुल मार्क्स लाना है तो आपको ये सभी कुछ लिखना पड़ेगा विद ए गुड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे मस्ट है डायग्राम, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।